गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की ऑनलाइन निशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर श्रवण कुमार जी का, जो आज विषय ले रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जो पाइल्स और फिस्टुला के प्रॉब्लम्स होती है, उनको हम आयुर्वेदिक उपचार से कैसे ठीक कर सकते हैं। बहुत ही परेशान करने वाली चीजें हैं, और हम क्लास में रोज बोलते हैं कि आप वो अंदर से वो लगाते हैं, नीचे जो गूदा भाग है उसको सुकोड़ते हुए बंद लगाकर बैठिए, जैसे ही खुले दोबारा लगा दिए। सभी चाहे प्राणायाम कर रहे होते हैं, और बार बार कहा जाता है कि तो वो उसी के लिए है कि पाइल्स पे कंट्रोल होता है। तो इस विषय में आप बताएंगे। और पाइल्स बहुत ही खतरनाक चीज है। इसको बवासीर भी बोलते हैं, और इसी प्रकार से फिस्टुला, दोनों के बारे में आप बताएंगे। और मैं अनिल जोशी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका परिचय हम सबको कराएं। स्वागत है डॉक्टर साहब, और सभी साधकों का स्वागत। जी, अनिल जोशी। ये दोनों ही बीमारियां बहुत ही खतरनाक है। जैसे पाइल्स है, पाइल्स जिसको बवासीर भी कहते हैं, ये जो हमारा गूदा द्वार द्वार है, वहां पर होता है। और इसमें छोटे छोटे दाने भी हो जाते हैं, जो अभी डॉक्टर साहब विस्तार से बताएंगे। और एक हमारे परिचित हैं, उनको, और ये कब्ज से होती है, जो कब्ज हो जाती है और हम साफ नहीं कर पाते हैं। ये हमारे परिचित हैं, और उन्होंने प्रेशर से किया, उनकी कोई नस में प्रॉब्लम आ गई थी, और वो इसी की वजह से बेड पर आ गए। तो हम कब्ज ना होने दें, इस विषय में डॉक्टर साहब विस्तार से बताएंगे। और हम लोग इस बात को बहुत ध्यान से सुने, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनको नहीं होती है, उनको लगता है कि ये क्या है, कुछ भी नहीं है, कैसी की बातें करते हैं, ये तो होता ही नहीं है। लेकिन जिनको हो जाती है, कितनी परेशानी से गुजरते हैं, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। हमारे परिवार में ही एक व्यक्ति है जिनको 3-4 बार ऑपरेशन करा चुके हैं, और आज भी इस परेशानी से गुजर के वो बैठ भी नहीं सकते। और कई सालों के का है ये अभी का नहीं है, क्योंकि उनके 2-3 ऑपरेशन, शायद 2 बार ऑपरेशन गलत हो गया था। जी, आगे गुड मॉर्निंग एवरीवन। डॉक्टर साहब का परिचय देंगे अनिल जी। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार जंगिड़, ओम आयुर्वेदा पंचकर्मा सेंटर। सर आपका वीडियो ऑन एक नहीं। एक सेकंड सर, मैं थोड़ा वीडियो में दिक्कत आ रही है। जी डॉक्टर श्रवण कुमार जी, आज जी। आप ये एमएससीसी के शुद्ध सर्जन, आपको 15 वर्ष का अनुभव है। और सर्जन जैसे आयुर्वेद में सर्जन शब्द हमको बहुत कम सुनने को मिलता होगा, लेकिन आप 15 वर्ष का आपको सर्जन के रूप में भी अनुभव है। आप पंचकर्म थेरेपी करवाते हैं, कोरोनिक डिसीज मैनेजमेंट में आप एक्सपर्ट हैं, और होलिस्टिक हीलिंग थ्रू क्लासिकल आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स, ये आपका विषय है। आप का अपना केंद्र है जिसका नाम है ओम आयुर्वेद पंचकर्म केंद्र, जहां पर आप ऑथेंटिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जैसे कि ज्वाइंट डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, लाइफस्टाइल डिसीज, पेन मैनेजमेंट में करते हैं। और उसका आधार जो है वो जो पारंपरिक आयुर्वेदिक साइंस है और मॉडर्न डायग्नोस्टिक अप्रोचेज है, दोनों चीजों को, क्योंकि मॉडर्न डायग्नोस करना भी बहुत जरूरी है और उसको पारंपरिक तरीके से ठीक करना भी जरूरी है। और आपके यहाँ पर सेफ, नेचुरल और रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट मिलती है। तो आज जैसा बताया सरोजी ने कि जो आयुर्वेद में जो अभी हम योग आसन करते हैं, सबसे प्रमुख बात ये होती है कि भी अपना पेट ठीक करें, अपना कब्ज ठीक करें। परंतु इस आयु में कई लोग तो बिल्कुल लिटरली दे आर क्राइंग कि इसको इस अगर हमारे ऐसी समस्या हो गया तो हम कैसे ठीक करें। तो दोनों ही तरह से इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, सामान्य पंचकर्म के माध्यम से भी, आयुर्वेदिक दवाइयों के माध्यम से भी, और अगर वो ना हो तो सर्जरी के माध्यम से, जो आयुर्वेदिक सर्जरी हम बहुत कम लोग सुनते हैं। तो आपकी ये विशेषज्ञता है। आप मुझे आशा है कि आप सब लोगों को उसका लाभ मिलेगा। इसको सुनते हुए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इसके पॉइंट्स जरूर ले लें, क्योंकि जब हम लोग चर्चा करते हैं तो बहुत सारे लोगों को
जानकारी रहती नहीं है कि वो क्या पिछले सप्ताह क्या करवाया गया था। तो ज्यादातर लोग अपने पॉइंट्स लिख लें और इस विषय को, क्योंकि ये बहुत उपयोग में आने वाला विषय। मैं पुनः एक बार डॉक्टर साहब का स्वागत करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि अपनी बात। थोड़ा नेटवर्क की वजह से दिक्कत आ रही है सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आज बात कर रहे हैं फाइल्स, फिस्टुला एंड आयुर्वेद की, कि कैसे फाइल्स और फिस्टुला से हम आयुर्वेद के थ्रू कैसे बच सकते हैं, हम कैसे डाइट मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे आयुर्वेद के अनुसार हम दवाइयाँ खा सकते हैं, या आयुर्वेद से कैसे जुड़ के योग के साथ में हम फाइल्स फिस्टुला को ठीक कर सकते हैं। आज इसके बारे में हम जानकारी देना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वास्तव में क्या पाइल्स ठीक हो सकता है या नहीं ठीक हो सकता। क्योंकि आयुर्वेद में अर्श को महागद कहा गया है। महागद उन रोगों को कहा जाता है जो अत्यंत कष्टकारी होते हैं, जिनको ठीक होने में थोड़ा समय लगता है। क्योंकि महागद इसलिए भी कहा गया है क्योंकि पाइल्स ऐसी बीमारी है जो मर्म मर्म के स्थान के ऊपर होती है। जैसे जहां पर बहुत ज्यादा नसें और मांसपेशियां बहुत ज्यादा वर्किंग रहती हैं, कोमल रहती हैं, सॉफ्ट रहती हैं, वहां पे पाइल्स का ज्यादा नेगेटिविटी दिक्कत आ रही है। क्या मैं क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी, आवाज आ रही इसमें मेन जो लोकेशन है, जो जगह है, वहां पे दिक्कत होती है। दूसरा असहनीय पीड़ा होती है। और तीसरा पुनरावृत्ति, बार होना, पाइल्स का बार बार होना, ये उसकी मेन विशेषता है। अब उसके कारण में अगर हम देखें तो इसके मेन कारणों में है अग्नि का मंद होना, अग्नि पाचन अग्नि का मंद होना, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कब्ज कब्ज का निर्माण होना। कब्ज के निर्माण होने से बॉडी के अंदर सख्त स्टूल आता है, बॉडी हार्ड स्टूल। आपको आवाज आ रही है? क्योंकि मैं ऑडिबल सुन नहीं पा रहा हूँ आपकी आवाज को। जी आ सर, रही है आपकी सर, आवाज आ रही है। आ रही है, थोड़ा नेटवर्क वीक। ठीक। हाँ, आ रही है बिल्कुल। तो हम बात कर रहे हैं कि पाइल्स और फिस्टुला कैसे हमारे लिए, बॉडी के लिए कि जरूरी क्यों है, कि इसको जानना जरूरी क्यों है। क्योंकि ये इसका सीधा संबंध हमारी अग्नि से है और हमारे पाचन सिस्टम से है। और आप सुबह 1 घंटे योग कर रहे हैं तो उससे पता लगता है कि हमारा पाचन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए अलग अलग जो योगासन है वो हम कर सकते हैं। साथ में अलग अलग पाचन के लिए अलग अलग डाइट है, डाइट प्लान के हिसाब से क्या क्या हम खा सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे हम अगर लगातार ऑफिस में कंटिन्यूसली बैठ रहे हैं तो उससे भी पाइल्स होने की संभावना है। या हम बैठ के जंक फूड खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, या मिर्च मसाले खा रहे हैं, तो उससे आंतों की जो नमी है वो कम हो जाती है और उससे शुष्कता आती है बॉडी के अंदर और कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है और पाइल्स का एक कारण माना जाता है बेसिकली। आगे हम बात करते हैं कि अगर हम मल मूत्र को अगर रोकते हैं वो भी एक पाइल्स का कारण हो सकता है। तो कॉन्स्टिपेशन है, मल मूत्र को ज्यादा समय तक के लिए रोकना है। हमारा आहार विहार है जिसके अंदर पिज्जा, बर्गर, फ्राइड चीजें हैं, स्पाइसी फूड है, वो सारा का सारा पाइल्स का एक कारण होता है। अब मेन हमारा जो फोकस है, हम आज डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि हम बार बार सर्जरी कराते हैं। सर्जरी कराने से पाइल्स एक बार ठीक हो गया, लेकिन फिर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद दोबारा पाइल्स होने की संभावना हो जाती है। या अगर किसी पेशेंट को बगंदर है, अब बगंदर की अब बात करें, आप कह रहे हैं कि ये बगंदर क्या है, तो बगंदर की हम बात करें कि बगंदर हमारी जो एनस है उसके अंदर एक नासूर बन जाता है, यानी पस कलेक्शन वहां पे इकट्ठी हो जाती है और वहां से पस डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है, पस डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम फिस्टुला कहते हैं। फिस्टुला का 100% इलाज है चार सूत्र। चार सूत्र हम एक हैं जिसमें बॉडी के अंदर जो भी
वहां पे पस डिस्चार्ज बना हुआ है, जो भी कलेक्शन बनी हुई है, उसको हटाने के लिए हम वहां पे चार्टर अप्लाई करते हैं, जो कि एक विशेष केमिकल या विशेष आयुर्वेदिक औषधियों से तैयार किया हुआ एक धागा होता है, जो हम चार्टर बोलते हैं, जिसको हम वहां पे जो ट्रैक रहता है उसके अंदर डालते हैं। वो चार सूत्र धागा उस ट्रैक को हील करता है, उसको कटिंग करता है, और जो पस्ट डिस्चार्ज है वहां को उसको खत्म करता है। और 100% क्योर के साथ में वहां पे चार सूत्र में हम यहाँ पे फिस्टुला, पाइल्स, फिशर, इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो साधारण सी एक विधि है चार सूत्र, जिसके अंदर हमें ना तो एडमिट होने की जरूरत है, ना ही पेशेंट को ज्यादा हॉस्पिटल में रुकने की जरूरत है, ना ही पेशेंट को एनेस्थीसिया की जरूरत है। एक लोकल इंजेक्शन के अंदर हम इस चीज को, फिस्टुला को 100% रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक दे देते हैं, बहुत सारी पेन किलर्स दे देते हैं, लेकिन उनको खाने के बावजूद भी पेशेंट को बार बार पाइल्स की दिक्कत या फिस्टुला की दिक्कत बार बार होने लगती है। इसके लिए आयुर्वेद में क्षारसूत्र एक चिकित्सा है, जो इस बार बार दिक्कत होने की व्यवस्था को ठीक करती है। और अभी हम बात करते हैं पाइल्स क्या होता है। पाइल्स दो तरह के होते हैं। एक पाइल्स होता है शुष्क पाइल्स, जिसके अंदर जो मस्सा है बाहर आ जाता है, ड्राइनेस जैसा, सूखा जैसा, और खुजली वहां पे रहती है, चुभन जैसी वहां पे फील होती है। दूसरा है पाइल्स, जो ब्लीडिंग पाइल्स कहलाता है, कि इसके अंदर कॉन्स्टिपेशन की वजह से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं ब्लीडिंग पाइल्स। और दो तरह की पाइल्स हो गए, एक शुष्क पाइल्स हो गया, एक ब्लीडिंग पाइल्स हो गया। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो सेम मैं थेरेपी की बात करूंगा। इसमें छाछसूत्र थेरेपी यूज करते हैं, छाछसूत्र ट्रीटमेंट से इसको चिकित्सा करते हैं। अब हम बात करते हैं कि पाइल्स अगर हो जाता है किसी पेशेंट को, तो हमें क्या पथ्य, बेसिकली जो खाने पीने की चीजें हैं, वो क्या उसको यूज करनी चाहिए। अगर आयुर्वेद की हम बात करें तो आयुर्वेद में कहा है कि तर्क मतलब छाछ, छाछ को सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए। अगर किसी को पाइल्स हो गया है या फिस्टुला हो गया है, तो छाछ को सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए। छाछ हमें खाली पेट यूज करनी चाहिए, या साथ में खीरा है, टमाटर है, सलाद है, ये साथ में लेना चाहिए। पानी की मात्रा ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। हम ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, छाछ पिए, खीरा खाएं, टमाटर खाएं, मूली खाएं, गाजर खाएं। ज्यादा से ज्यादा सलाद की मात्रा हमारे पास ज्यादा होनी चाहिए। साथ में दही ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं। तो तर्क, जो तर्क है मतलब छाछ है, आयुर्वेद में मेन अगर उसका स्थान बताया गया है पाइल्स के अंदर, छाछ का बताया गया है, कि जितना छाछ आप लेंगे उतना पाइल्स में आपको आराम मिलेगा। साथ में हम खिचड़ी खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं। जैसे शाम के टाइम अगर हम रोटी नहीं खा सकते हैं, तो शाम को खिचड़ी या दलिया बेसिकली ले सकते हैं। अगर और ज्यादा हम फिस्टुला या पाइल्स की और ज्यादा हम बात करेंगे, तो उसके बाद आता है कि क्या फिस्टुला या क्या पाइल्स साफ सुथरे से ठीक हो सकता है। हाँ, फिस्टुला और पाइल्स परमानेंटली छाछ सूत्र से ठीक हो सकता है। गुदा के जितने भी रोग हैं वो छाछ सूत्र से ठीक हो सकते हैं। ये टेक्निक आज की नहीं है, ये टेक्निक सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत की दी हुई है, जो कि 20,000 साल पहले हमारे यहाँ पे पाइल्स फिस्टुला के लिए उन्होंने ये टेक्निक बताई, कि कैसे आयुर्वेद में जुड़कर इसको ठीक किया जाता है, और कैसे छाछ सूत्र विधि इसके ऊपर काम करती है। अब किसी पेशेंट को मान लो छाछ सूत्र हो गया, या उसको पाइल्स की दिक्कत हो गई, छाछ सूत्र कराने में कैपेबल नहीं है, या डॉक्टर से मिल नहीं पा रहा है, तो घर पे हम क्या क्या कर सकते हैं उस चीज के लिए। जैसे मान लो पेट साफ करने के लिए हम त्रिफला चूर्ण, हम आयुर्वेद में बताया गया है कि पेट साफ करने के लिए त्रिफला चूर्ण यूज कर सकते हैं। या साथ में अगर अग्नि मंद है, पेट साफ नहीं हो रहा है, या इंडाइजेशन की दिक्कत हो रही है, तो अभ्यारिष्ट, हरित की, ये चीजें हम साथ में यूज कर सकते हैं। और एनल में अगर ज्यादा सूजन है, तो साथ में हम शिष्ट बात करने के लिए त्रिफला का क्वाथ ले सकते हैं।
पंचवल्कल्पात ले सकते हैं, टंकन भस्म ले सकते हैं। उसके साथ में हम 10 से 15 मिनट के लिए शीतपात कर सकते हैं, जिससे वहां पे स्वेलिंग कम हो, वहां पे जो भारीपन है वो कम हो और पाइल्स को ठीक किया जा सके। मेन रीजन मैंने आपको बताया कि इसका मेन रीजन है कॉन्स्टिपेशन। हमें कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना है, चाहे वो योगा करके, चाहे वो सलाद खा के, चाहे पानी की मात्रा बढ़ा के, या और एक्टिविटीज करके हमें पाइल्स को ठीक करना है। उसका मेन है कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करना। हमें कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना है। जैसे हम रात को पपीता खा सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए, या रात को त्रिफला चूर्ण हम ऐड कर सकते हैं पेशेंट को कि रात को त्रिफला चूर्ण खाएं या पपीता खाएं, जिससे कॉन्स्टिपेशन रिलीज हो, जिससे ब्लीडिंग पाइल्स, जिससे कॉन्स्टिपेशन वाले जो पाइल्स हैं वो रिलीज हो। और भी इसमें हम और भी चीजें ऐड कर सकते हैं साथ में। अगर हम आयुर्वेद की टैबलेट या आयुर्वेद की मेडिसिन की बात बताएं तो अश्वगंधा रस इसमें यूज करते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए। यहाँ पे त्रिवल्लम चूर्ण यूज करते हैं। अगर हम पेशेंट का विरेचन करा सकते हैं, जैसे डिटॉक्स बोलते हैं बॉडी के अंदर, तो पाइल्स के लिए हम विरेचन का उपयोग भी कर सकते हैं, जिससे बॉडी को डिटॉक्स किया जा सके। आवाज की थोड़ी दिक्कत आ रही है। अगर हम योग की बात करें तो योग में पाइल्स के लिए 2 योग बताए गए हैं, अश्विनी मुद्रा, पश्चिमोत्तासन। अश्विनी मुद्रा के अंदर गुदा द्वार की मांसपेशियों को सिकोड़ना है और उनको बार बार ढीला करके छोड़ना है, जिससे वहां पे ब्लड के अंदर रक्त संचार ज्यादा हो, नसों की सप्लाई अच्छी हो और सूजन वहां पे कम। अब हम बात करते हैं पश्चिमोत्तासन के लिए। ये एक सीधा पेट और आंख का एक दबाव डालता है, जिससे हमारी जठराग्नि है वो इम्प्रूव होती है, हमारा डाइजेशन इससे इम्प्रूव होता है। और हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में पाइल्स होने के और भी कारण हो सकते हैं, जिसमें अगर वो प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट की वजह से वहाँ ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हो जाता है, वहाँ सप्लाई ज्यादा हो जाती है, तो महिलाओं को अगर प्रेगनेंसी है तो 100% से पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या दवाएं ज्यादा तरह में समय से खाना नहीं खाती हैं, समय से ज्यादा व्रत करती हैं, तो महिलाओं में पाइल्स होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। हम मार्केट में जाते हैं, हमें पाइल्स हो गया, पाइल्स होने की हो गया, और हम जाते हैं एक केमिस्ट के पास में और बोलते हैं सर हमें पाइल्स की दिक्कत है। तो पेशेंट क्या, वो मेडिकल स्टोर वाला क्या करेगा, आपको एक आयुर्वेदिक मेडिसिन या कोई एलोपैथी पेन किलर दे देगा, साथ में कोई स्टेरॉइड क्रीम दे देगा। उससे लेने की वजह से कई बार नुकसान भी झेलने पड़ते हैं। लगता है पेशेंट को कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरा दर्द कम हो रहा है, मेरा इन्फेक्शन कम हो रहा है, लेकिन अगर उसको ज्यादा स्टेरॉइडल चीज को या स्टेरॉइडल क्रीम को या टैबलेट को हम ज्यादा यूज करते हैं तो हमें दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो इसके लिए आयुर्वेद में उसकी स्टेरॉइडल क्रीम की जगह यूज करने के लिए जातचादी ऑयल बताया गया है कि हम जातचादी ऑयल उसको अप्लाई करें वहां पे, जिससे वहां पे सॉफ्टनेस आए, वहां पे डाइजेशन में दिक्कत ना हो, जलन वहां पे खत्म हो, इंस्पेक्शन वहां पे खत्म हो, बर्निंग सेंशन वहां पे खत्म हो। तो इसके लिए हम जात्यादी ऑयल या कष्टादी ऑयल का यूज करते हैं, जो कि आयुर्वेद के अनुसार बेस्ट बताया गया है पाइल्स की ट्रीटमेंट के लिए। और साथ में अगर किसी को ब्लीडिंग पाइल्स है साथ में, तो रक्त रक्त को रोकने के लिए या रक्त को शुद्धि करने के लिए वहां पे मंजिष्ठादि चूर्ण यूज कर सकते हैं, मंजिष्ठादि क्वाथ यूज कर सकते हैं, या अभ्यारिष्ट उसमें यूज कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग है तो गोलबद्ध रस यूज कर सकते हैं। इसमें अलग अलग ट्रीटमेंट के हिसाब से अलग अलग हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और हम फिस्टुला की, फिर से हम फिस्टुला की बात करें, फिस्टुला एक ऐसी बीमारी है जो बार बार रिकरेंस करती है। हम लेजर सर्जरी करा लेते हैं या हम उसका ऑपरेशन करा लेते हैं या पूरा हिस्सा ही हम हटा देते हैं, तब भी फिस्टुला होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जब सर्जरी करते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे पस कलेक्शन रह जाता है,
वो फिस्टुला को नेक्स्ट फिस्टुला में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो फिस्टुला से बचने के लिए हमारे पास है छाछूतर थेरेपी, जिसमें एक विशेष आयुर्वेदिक धागे से हम उसकी चिकित्सा करते हैं, जो कि 100% ठीक कर देती है। उसका जीरो रिकरेंस रहता है, जीरो ब्लीडिंग रहती है, और आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत भी नहीं पड़ती है कि आपको 3-4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक दिन आइए, अपना छाछूत्र ट्रीटमेंट कराइए, और दूसरे दिन डिस्चार्ज होकर अपने घर चले जाइए। और डेली रूटीन्स के जो वर्क है, वो आप डेली रूटीन्स के जो घर पे, जैसे अगर कुछ सामान लाना है या ऑफिस जाना है, तो डेली रूटीन पे आप अपना काम रेगुलर कर सकते हैं। उसमें अगर आपकी छाछूत्र सर्जरी कर दें, तो उसके बाद में आपके डेली रूटीन जो है वो वैसे की वैसे बने रहते हैं। इसके अलावा हम बात करें फिशर की। फिशर बेसिकली, अगर फिशर की हम बात करें तो फिशर क्या होता है? अगर हम लगातार, हमारी कॉन्स्टिपेशन रहती है, हम प्रेशर लगाते हैं, तो हमारे एनल्स की जो मांसपेशियां हैं या ब्लड वेसल्स हैं, वो टाइट हो जाती हैं, वो हार्ड हो जाती हैं। वहां पे जब हम प्रेशर बांधते हैं, तो वहां पे कट लग जाता है एनल के अंदर, और वहां से डिस्चार्ज होना, वहां से जलन होना, लगातार कॉन्स्टिपेशन की वजह से पेन होना, ये मेन फिशर के निशानी है। फिशर में भी सेम चिकित्सा हम कर सकते हैं। शास्त्रोक्त चिकित्सा से फिशर को भी ठीक किया जा सकता है। जैसे हम फाइल्स फिस्टुला फिशर शास्त्रोक्त से ठीक कर सकते हैं, ऐसे ही हम छाछूत्र से फिशर को भी ठीक कर सकते हैं। उसके अंदर भी वही छाछूत्र की चिकित्सा की जा सकती है, और साथ में एंटी कॉन्स्टिपेटेड मेडिसिन हैं, जो त्रिफला है, अभ्यारिष्ट है, ये सब हम साथ में यूज कर सकते हैं। किसी को कुछ डाउट हो या इस बारे में कुछ जानना हो, तो प्लीज मुझे कमेंट करिए, प्लीज मुझे बताएं कि इसके बारे में आपको कुछ और जानना है, या इसके बारे में आपके कुछ मिथ बने हुए हैं, तो हम पाइस फिस्टुला के बारे में आगे बात कर सकते हैं। जी 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 सर, इसमें थोड़ा सा जैसे आपने बताया कि ये जो तीन चीजें आपने बताई ना, एक तो फाइल्स हो गया, एक एक फिशर हो फिस्टुला गया, हो गया, और एक फिशर एक हो फिशर हो गया। इन तीनों में आदमी कैसे पता करे कि किसी को कोई चीज है, तो वो कैसे गया। अब उसको पता करे? पहले हम फिशर की बात करते हैं सर। अगर हम्म। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, और साथ में जलन हो रही है, और लैट्रिन करते हुए गुदा के रास्ते से वहां पे हल्का सा ब्लड आ रहा है, तो वो निशानी है फिशर की। अगर हम पाइल्स की बात करें, अगर पेशेंट को गुदा में जलन हो रही है, गुदा से ब्लीडिंग हो रही है, या जब जोर लगाते हैं तो मस्से बाहर की तरफ आ रहे हैं, या वहां पे भारीपन महसूस हो रहा है गुदा में, या बाहर की तरफ मस्से आ रहे हैं, वो अपने आप अंदर नहीं जा रहे हैं, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये पाइल्स की दिक्कत है। और हम फिस्टुला की बात करें, फिस्टुला में बेसिकली गुदा के अंदर या आसपास के एरिया में एक छोटी फुंसी होने से उसके बाद में उसमें पस डिस्चार्ज या पस कलेक्शन वहां पे हो जाता है। तो फिस्टुला, फिशर और पाइल्स में, तीनों में डिफरेंस ये है कि अगर हम फिशर को देखें, सामान्य दर्द और सामान्य जलन रहती है। पाइल्स को देखें तो ब्लीडिंग, पाइल्स में ब्लीडिंग हो सकती है आपको, या मुझसे बात आ सकते हैं। लेकिन अगर फिस्टुला की बात करें, तो फिस्टुला के अंदर एक छोटा सा मस्सा आपके बन जाता है, जिससे डिस्चार्ज होना स्टार्ट होता है, जिससे पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और वही कई बार क्या होता है, देखा जाता है कि लगातार अगर किसी पेशेंट को पाइल्स है, या 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 10 महीने से पाइल्स है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है फिस्टुला के अंदर। यानी कि अगर पेन है, ब्लीडिंग है, उसके बाद में हमारी एनस के अंदर एक छोटा सा डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, या एक छोटी सी फुंसी हो जाती है वहां से, पाइल्स फिस्टुला में, वहां से डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है, वहां से पस आना स्टार्ट हो जाती है, वहां से पेन होना स्टार्ट हो जाता है, बैठने में अनकंफर्टेबल हो जाता है, चलने में दिक्कत होती है, बैठने में दिक्कत होती है, ऑफिस जाने में दिक्कत होती है। तो ये फिस्टुला के मेन रीजन वहां पे बताए गए। दूसरा आपने जो बताया कि इसका जो श्यार सूत्र के द्वारा आप चिकित्सा करते हैं, तो श्यार सूत्र क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में भी आप
किस तरह से चिकित्सा करता है क्षार सूत्र? क्या जैसे ऑपरेशन के बाद दोबारा भी होता है, तो क्या क्षार सूत्र के बाद भी दोबारा होने के चांस है? आयुर्वेद में क्षार सूत्र ऐसी चिकित्सा बताई गई है जिसका जीरो रिकरेंस है। मतलब अगर फिस्टुला में अगर हम क्षार सूत्र या पाइल्स में क्षार सूत्र करते हैं तो उसका जीरो रिकरेंस है। अब आप बात करेंगे कि ये क्षार सूत्र कैसे तैयार किया जाता है। उसके अंदर अलग अलग बेसिकली केमिकल केमिकल का आयुर्वेद की जो कुछ औषधियां हैं वो यूज की जाती हैं, जिसमें सुई छीर जिसको बोलते हैं आक आक बोलते हैं। आक का जो दूध होता है जिसको सुई बोलते हैं आयुर्वेद के अंदर, तो आक के दूध की इस बार उस धागे ऊपर कोटिंग की जाती है। साथ में अगर हमें पेन जाता है पेशेंट को या उसको रिकरेंस बार बार हो रहा है तो गुगलू गुगलू तिक्त की अंदर उसकी भावनाएं दी जाती हैं उसको, या उसकी अलग से कोटिंग की जाती है। साथ में हरिद्रा हल्दी हल्दी का भी यूज करते हैं हम क्षार सूत्र धागा बनाने में। उसकी कम से कम 21 बार कोटिंग की जाती है। 21 बार कोटिंग करने के बाद क्षार सूत्र धागा तैयार होता है। उसके बाद हम उसको ऑटोक्लेव में डालते हैं जिससे उसका इन्फेक्शन नॉन इन्फेक्टेड बन जाए और किसी को इन्फेक्शन की जगह दिक्कत ना हो, इसके लिए नॉन इन्फेक्टेड करते हैं। और वही क्षार सूत्र धागा जो कटिंग का मेन बेसिकली जो फिस्टुला है उसमें कटिंग का और हीलिंग का काम करता है। मतलब वहां पे जो टिश्यूज हैं जो वो टिश्यूज खराब हो गए हैं उसको रिमूव करेगा, वहां पे नए टिश्यूज को पैदा करेगा और नए टिश्यूज को वहां पे हील होने के लिए एक रास्ता देता है। तो क्षार सूत्र इसके लिए बेस्ट बेस्ट है, जो जो कि लेजर सर्जरी से भी बढ़िया बताया गया है आयुर्वेद के अनुसार। और यहाँ तक कि अगर जापान में भी इस चीज की रिसर्च हुई या डिस्कशन हुआ कि बेस्ट क्या है, क्षार सूत्र बेस्ट है या कोई सर्जरी ओपन सर्जरी बेस्ट है या लेजर सर्जरी बेस्ट है, तो जब रिसर्च हुई सारे वैज्ञानिक बैठे और कंटिन्यूसली इसके ऊपर बात की गई तो लास्ट में ये पता किया गया कि क्षार सूत्र सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर जीरो रिकरेंस के चांसेस होते हैं और पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन होने की जरूरत नहीं होती और बड़ा कोई सर्जरी या बड़ा कोई कट नहीं लगता है वहां पे। कितना तो ड्यूरेशन में ये होता है पूरा सर्जरी, ये क्षार सूत्र? सर्जरी सर मात्र आधे घंटे का काम है। इसमें कोई स्पेशली बहुत बड़ा एनेस्थेटिक करने की जरूरत नहीं है, लोकल एनेस्थीसिया में हो जाती है। 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है इसके अंदर। और जिस दिन आपकी सर्जरी होती है उसके दूसरे दिन से आप ऑफिस जाना स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपने रेगुलर रूटीन यूज कर सकते हैं, आप अपना नॉर्मल खाना खा सकते हैं। कोई ऐसे विशेष उसमें प्रिकॉशंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जी सर, कोई आपके डॉक्टर साहब, आप कुछ दवाइयों की बात कर रहे थे। मैं बहुत जहां तक फिस्टुला का एंड पाइल्स का सवाल है, ये तो तकरीबन आउटर सरफेस की बात जो मैं समझ गया वैसे लगता है, लेकिन फिशर जो है इट्स अ क्रैक इन द इनर सर्कल, इनर बॉडी ऑफ द एनल, द वॉल पे होता है। अगर ये है, इफ आई हैव अंडरस्टूड इट करेक्टली, अगर ये है तो इस फिशर को ट्रीट करना तो ज्यादा मुश्किल होगा। कैन इट बी ऑपरेटेड? यस, फिशर जो है बेसिकली क्या है कि हमारा जो एनस एनस है वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है जब हम कॉन्स्टिपेशन रहती है या हम जोर लगाते हैं, तो एनस के अंदर क्रैक पड़ जाते हैं, वहां पे या ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए क्षार सूत्र की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल एक क्षार चिकित्सा होती है, अपामार्ग क्षार होता है, वो वहां पे अप्लाई करते हैं, वहां से हीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। वहां से रिकरेंस जो बार बार उसको कटिंग पड़ रही है वो होना बंद हो जाता है। तो उसके लिए क्षार सूत्र करने की जरूरत नहीं है। क्षार चिकित्सा एक अलग होती है जिसमें अपामार्ग क्षार यूज करते हैं और वो क्षार चिकित्सा उसको परमानेंटली फिशर के लिए बेस्ट रहता है। जी बताइए। आपने जो मेडिसिन बताया, कैन यू स्पेल आउट, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, मेडिसिन में अगर हम बात करें जैसे अभी कॉन्स्टिपेशन की बात करेंगे तो उसके लिए अभ्यारिष्ट अभ्यारिष्ट आयुर्वेद में बेस्ट बताया है जो कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करता है। दूसरा है त्रिफला गुगुल। हम त्रिफला गुगुल या त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं। रात को अगर 2 चम्मच त्रिफला अगर हम पानी के अंदर भिगो दें और सुबह उसको उबाल के अच्छे से छान के उसको हम पी सकते हैं, तो वो कॉन्स्टिपेशन रिलीज करने में आपकी हेल्प करता है। तीसरा, अगर हम ब्लीडिंग पाइल से है तो गोलबद रस यूज कर सकते हैं ब्लीडिंग पाइल से, या नाक केसर चूर्ण यूज कर सकते हैं उसमें। तो गोलबद रस या नाक केसर चूर्ण से ब्लीडिंग पाइल्स में काफी हेल्प मिलती है।
ये तो ठीक है डॉक्टर साहब, इट इज फॉर कॉन्स्टिपेशन। मेरे कहने का मतलब है कि एक बार क्रैक डेवलप हो गया है जिससे ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें तो ये तो ईज डाउन करेगा स्टूल को पास होने में, बट उसको जी। ट्रीट करने में, उसको रिकवर करने के लिए क्या क्या मेडिसिन है आयुर्वेद में? इसलिए मैंने आपको बताया कि अपामार्ग क्षार होता है, क्षार वहां पे अप्लाई करते हैं जिससे वो क्रैक हील हो जाता है, और जो वहां पे डिवर्मेंट्स, मतलब जो वहां पे गलत टिश्यूज आ गए हैं या इन्फेक्टेड टिश्यूज आ गए हैं, उसको रिमूव करना होता है जिससे वो परमानेंटली हील हो जाए वहां पे। तो इसके लिए क्षार कर्म हम करते हैं, जिसके अंदर अपामार्ग क्षार का यूज करते हैं, जिसका पेस्ट बना के जहाँ पे क्रैक लग गए हैं, जहाँ पे वहां पे ब्लीडिंग हो रही है, जहाँ पे पेन हो रहा है, वहां पे उसको अप्लाई किया जाता है। हर हफ्ते हफ्ते या 10 दिन में उसको अप्लाई किया जाता है, जिससे वो परमानेंट ठीक हो जाता है। ये दवाइयों के नाम जरा कहीं लिख करके पास ऑन कर सर, सकते मैं हैं आपको आप? डिटेल, आपकी सारी डिटेल मैं आपको अपने जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं उसमें सारा शेयर कर दूंगा कि हमें कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या करना चाहिए, पाइल्स में कौन सी मेडिसिन यूज करनी चाहिए, फिशर में कौन सी मेडिसिन यूज करनी चाहिए, या फिस्टुला में कौन सी मेडिसिन यूज करनी चाहिए, क्या उसका पथ्य होना चाहिए, मतलब क्या उसमें जब अगर पेशेंट को अगर पाइल्स हो गया है, फिशर हो गया है, फिस्टुला हो गया है, तो उसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो सारी डिटेल मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। थैंक यू डॉक्टर थैंक यू साहब। वेरी मच। दूसरा, इसका जो चार सूत्र आपने बताया, इसका यदि कोई मरीज आपके पास आए तो इसका टोटल कॉस्ट पे कितना आता है? सर, अगर हम जनरल मार्केट की बात करें, अगर 400 का ट्रीटमेंट अगर बात करें, तो कम से कम 30 से 35 हजार रुपए लोग लेते हैं। लेकिन अगर मैं अपने क्लिनिक पे करता हूँ या अपने किसी अपनी अपने क्लिनिक पे अगर मैं करता हूँ, तो पेशेंट मात्र 8 से 10 हजार रुपये में मैं 400 का ट्रीटमेंट करता हूँ और परमानेंटली क्योर करते हैं। यदि किसी का, हाँ वर्मा जी, आपका क्वेश्चन। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार मैं सर, नमस्कार रोना जी। डॉक्टर कृष्ण चंद्र वर्मा, भिवानी हरियाणा से नेचुरोपैथ। जी सर। तो नेचुरोपैथी में मैं वर्क करता हूँ। इसके मुख्य कारण जो है, जो मैं समझा हूँ, ये गुदा के रोग हैं। तीनों ही रोग गुदा के हैं, चाहे जी सर। पाइल्स हो, चाहे फिस्टुला हो, चाहे फिशर हो। और ये होते क्यों हैं, इसका बेसिक रीजन क्या है, वो मैं समझता हूँ कि हमारे गुदा के अंदर जो हमारा कॉलन है, उसकी टिश्यू खराब हो जाते हैं, वीक पड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ भी होता है। और जब हम, क्योंकि ये प्रतिदिन 2 बार तो हम जाते ही हैं स्टूल, 2 बार जाएंगे, सुबह शाम, या कोई 3 बार भी जाता है, तो वो जो है बहुत ही उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, नेगेटिव बैक्टीरिया, जो हमारे टिश्यूज को खराब कर देते हैं, और ये चीजें अक्सर होती है। कॉन्स्टिपेशन एक वन रीजन है। मैं इसका बहुत अच्छा पेशेंट रहा हूँ, फिस्टुला का। बहुत पहले 1976 में मुझे फिस्टुला हुआ, और मेरा एक तरीका है कि मैं अपने रोग को अध्ययन करता हूँ। उस समय तो मैं नेचुरोपैथ नहीं था, बाद में की है मैंने ये। लेकिन मेरे को क्या अनुभव हुआ था उस समय, कि मेरी अंदर की जो त्वचा है वो वीक पड़ गई है, और वीक पड़ने के कारण ये फिस्टुला हो रहा है, और बहुत भयंकर पेन होता है इसमें। नो डाउट, मैंने बहुत चीजें आजमाई, लेकिन मुझे जो ठीक हुआ, वो मैं ठीक हुआ होम्योपैथिक की मेडिसिन से। होम्योपैथिक की मेडिसिन इतना जबरदस्त काम किया उन्होंने, कि मेरे को लगा कि मेरा सारा ट्रैक जो फिस्टुला का था वो बिल्कुल ड्राई हो गया। मैंने ईपर सल्फर की 200 से लेके सीएम पोटेंसी तक अपने ऊपर अप्लाई किया, और 5 मिनट के अंदर वो सारा ट्रैक जो है ऐसा ड्राई हो गया, मेरे को महसूस हुआ अंदर सारा ट्रैक ड्राई हो चुका है। तो वी कैन टेक द होम्योपैथिक मेडिसिन ऑल्सो, लेकिन डिपेंड करता है आप किसी विशेषज्ञ से इसकी सलाह लें। दूसरा, मेरा ये मानना है कि जो हमारे अंदर जो कॉलन की दीवारें हैं, अंदर त्वचा की ही बनी हुई है, सारा शरीर त्वचा का, बाहर भी त्वचा है, अंदर भी त्वचा है। अगर उस त्वचा को हम उसको, उसके स्वास्थ्य को देखें, उस त्वचा के स्वास्थ्य को, त्वचा को मजबूत कैसे कर सकते हैं, दैट इज सेकेंड रीजन। उसके लिए सर मैंने हम बहुत आयुर्वेद में, जी सर, ये आयुर्वेद तो बहुत बात की चीज है। आयुर्वेद से पहले नेचुरोपैथी ही थी, नेचुरल तरीके से ही होता था,
और उस समय नेचुरो आयुर्वेद को भी ऐसे देखा जाता था जैसे कि हम आज एलोपैथी को देखते हैं। तो हम उन्हें ही क्यों दें, हम बेस को ठीक करें, हमारी त्वचा जो अंदर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं। उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने कई पेशेंट पर अप्लाई किया है। जोजोबा ऑयल जो है वो एक नेचुरल ऑयल है जो कि हमारे सीबम, उसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर और हमारी त्वचा के अंदर जो ऑयल होता है उसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर सिमिलर है, तो त्वचा उसको अब्जॉर्ब कर लेती है। ये डाइजेशन सिस्टम में मेटाबॉलिक रिएक्शन में भाग नहीं लेता, इट गोज स्ट्रेट वे टू द डाउन, निकल जाता है बाहर। तो वो हमारी त्वचा को स्ट्रेंथ दे सकता है और त्वचा ठीक हो सकती है। डेड सेल जो है उसको भी खत्म कर देगा। तो ये एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल इसकी एक्टिविटी भी है। तो इतने बड़े लंबे चौड़े चक्कर में ना पड़ के हमें ये चाहिए कि हम अपनी अंदर की त्वचा को स्वस्थ बनाएं। और कॉन्स्टिपेशन के लिए जो मैंने देखा है, ये बहुत सी चीजें है। कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? जब हमारे अंदर टॉक्सिन्स होते हैं तो हमारा शरीर हमारे स्टूल से वाटर खींच लेता है और स्टूल ड्राई हो जाता है, क्योंकि उसे बहाना है टॉक्सिक जो आए हैं, तो वो किडनी के माध्यम से बाहर जाता है। तो इसलिए हमारी त्वचा होते हैं, शरीर को डिटॉक्स भी रखें, ये भी इसके लिए जरूरी है। और हमारी कॉन्स्टिपेशन के लिए जो मैंने अपनाया और लोगों को भी लाभ हुआ वो ये है कि हम चिया सीड को पानी में भिगोकर उसका प्रयोग करते रहें, तो वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी हाइड्रेट रखता है और हम स्टूल आराम से जा सकते हैं। तो ये मेरा अनुभव है, मैं आपसे शेयर किया है। तो अच्छा लगे तो आप सब इसको अपनाएं। और कोई सर बिल्कुल बिल्कुल आपका अनुभव हमारे साथ में रहेगा। मैं अगर आयुर्वेद में हम बात करें, जैसे आपने चिया सीड बता दी, साथ में हम त्रिफला चूर्ण, सिंपल वहेड़ा, आंवला, इसको मिक्स करके जो त्रिफला चूर्ण बनता है, सिंपल उसको 2 चम्मच यूज करो रात को, कॉन्स्टिपेशन रिलीज हो जाएगा आपका और आपको प्रेशर कम पड़ेगा, ब्लीडिंग कम रहेगी, पाइल्स अपना कंट्रोल हो जाएगा वहां पे। तो सिंपल त्रिफला चूर्ण का भी यूज कर सकते हैं। साथ में हम गिलोय भी साथ में यूज कर सकते हैं। साथ में एलोवेरा भी यूज कर सकते हैं। जैसे सुबह सुबह खाली पेट हम एलोवेरा का एक पल्प ले सकते हैं, गर्म पानी से उसको यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऑप्शन है आयुर्वेद में अलग अलग तरीके से यूज करने के लिए। जी, इसके लिए नीम के पानी का अनीमा भी बहुत अच्छा रहता है। जी, किसी का कोई और क्वेश्चन? दीप सर, इसमें अगर हम नीम के पत्ते उबालकर उस पानी का अनीमा लेते हैं तो वह भी बहुत लाभकारी रहता है। और जैसे अगर हम एनिमा की बात करें तो सिंपल है। अगर हम जात्यादि तेल ले लें, जात्यादि तेल का 10 ml का एनिमा हम पेशेंट को देना स्टार्ट करें तो पाइल्स में, कॉन्स्टिपेशन में और फिस्टुला में, तीनों में काफी हेल्प करता है। तो जात्यादि ऑयल यूज कर सकते हैं, ना कि नीम का क्वाथ। अगर हम नीम का क्वाथ अगर हम यूज करेंगे, ऑलरेडी वहां पे ड्राइनेशन बनी हुई है, और नीम क्वाथ अगर हम देंगे तो ड्राइनेशन को और इम्प्रूव करेगा वो। तो वो बेसिकली एंटी हो गया। वहां पे हमें एक कवर देना है, कवर मतलब वहां पे एक टिश्यूज को एक सपोर्ट देनी है। उसके लिए हम जात्यादि ऑयल की बस्ती यूज कर सकते हैं, या काष्ठाद ऑयल की बस्ती या एनिमा यूज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इतना पेनफुल लोग बोलते हैं कि ये बहुत पेनफुल होता है, तो इसमें एनिमा कैसे? यू कैन पुश इन द ट्यूब कैसे आप पुश करोगे कि एनिमा देंगे? सर इसके लिए सिंपल हमारे पास एक एनल कैथेटर होता है। वो उसका कोई बहुत ज्यादा बड़ा साइज नहीं होता, वो इजीली एनस के अंदर जाके उसको जात्यादि हम पुश कर सकते हैं। उसके अंदर कोई पेन नहीं होता उसके अंदर, ना ही बहुत ज्यादा पेशेंट को अनकंफर्टेबल होता है, तो उसको हम दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो तो सिट्स बाथ में पंचवल्कल यूज, या त्रिफला क्वाथ, या टंकन बस हम उसको यूज कर सकते हैं। एक गर्म पानी लेना है, उसके अंदर त्रिफला क्वाथ या टंकन बसम डाल के उससे हम सिकाई कर सकते हैं। उसके अंदर 10-15 मिनट बैठेंगे, चिस्ट बात करेंगे, तो वहां पे एनस में स्वेलिंग जो है, वहां पे स्पाज्म जो बना हुआ है वो रिलीज हो जाएगा।
और आपकी कॉन्स्टिपेशन और आपका पेन कम हो जाएगा, स्वेलिंग कम हो जाएगी उससे। वो भी एक उसका अल्टरनेटिव है जो यूज कर सकते हैं, ना कि हम वस्ती ही करें। तो शिष्ट बाद इसका अल्टरनेटिव है, उसको हम यूज कर सकते हैं। थैंक यू। आपने चिकित्सा के बारे में पूरी चीजें बता दी, लेकिन यदि कोई इस चीज का मरीज है तो उसको खाने में हमेशा के लिए किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, जिसको उसको कभी टच ही नहीं सबसे करना चाहिए? पहले अगर खाने की हम बात करें, ज्यादा से ज्यादा उसको पानी पीना है, ज्यादा से ज्यादा सलाद खाना है। सलाद में गाजर, खीरा, ककड़ी, प्याज ये यूज कर सकता है। साथ में उसको फ्रूट्स लेने होते हैं। और एक अच्छी आदत उसको बनानी है कि जब वो सुबह उठे तो छाछ छाछ का गिलास ले, उसके अंदर सौंफ का पाउडर मिला ले, या साथ में जीरा थोड़ा मिक्स करके छाछ सुबह सुबह खाली पेट या खाना खाने के बाद छाछ को ज्यादा मात्रा में यूज करें। रात को सोते वक्त पपीता का सेवन जरूर करें, जिससे कॉन्स्टिपेशन रिलीज हो जाए। दिन में आप छाछ का यूज करो, रात को पपीता का यूज करो, ज्यादा से ज्यादा पानी यूज करो, और ज्यादा से ज्यादा सलाद खाने के अंदर यूज किया जाए। और रात को कोशिश करें कि अगर किसी पेशेंट को पाइल्स फिस्टुला हो गई है तो दिन में अगर वो रोटी खा रहा है या चावल ले रहा है तो उसको खिचड़ी या दलिया विशेष रूप से यूज करना चाहिए, उसको विशेष रूप से खिचड़ी या दलिया खाना चाहिए। तो डाइट का बेसिक है, खिचड़ी दलिया, ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, सलाद खाना है, पपीता खाना है, और गर्म दूध पीना है। ये बेसिक है उसके, जो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, प्लीज। क्या पपीता रात के लिए ठीक है? हाँ, अर्श के लिए पपीता ठीक है, जो कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करता है और वहां पे फाइबर्स को बढ़ाता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन रिलीज होती है। तो पपीता उसमें ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायबिटीज का पेशेंट है वो भी पपीता खा सकता है, जिसको डायबिटीज नहीं है वो भी पपीता खा सकता है। पपीता खाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। साथ में नमक डाल सकते हैं क्या? थैंक यू। किसी का और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है तो सर बताएं। छाछ कोई छाछ डाउट है? जो आपने सुबह सुबह बताया है उसमें नमक हाँ जी, हाँ जी। नमक का सेवन कर सकते हैं, हाँ, नमक उसमें डाल के? एक एक चम्मच सौंफ का पाउडर और एक जी। सेंधा नमक, सादा नमक नहीं, सफेद नमक नहीं, सेंधा नमक यूज करिए। सौंफ का पाउडर अच्छा। इसमें यूज करिए। और साथ में जीरा भी आप डाल सकते हैं, भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी एक हम्म। मात्रा में हम भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हैं उसके अंदर। तो तो सेंधा नमक मुख्य है, मतलब ये है? हाँ, सेंधा क्योंकि नमक यूज करना है। जनरली जो है काला नमक या सादा नमक डाल देते थे, तो उसकी जगह सेंधा नमक डालना चाहिए आप सुबह उसकी जगह सुबह। सेंधा नमक यूज करिए उसमें, जी जी उसको जी। मिक्स करिए। हाँ, कोई भी दिक्कत रहती धन्यवाद। है, मैं आपका नंबर भी शेयर करता हूँ, आप मेरे नंबर पे कॉल करिए। और आप जी मेरे जी पूरा डॉक्टर परिवार साहब, है, आप अपना अगर हम क्लिनिक का नाम और हाँ, अपना ओम एड्रेस आयुर्वेदा और पंचकर्म ये। सेंटर है। ओम आयुर्वेदा पंचकर्म सेंटर जो मेरा खुद का सेंटर है। साथ में फरीदाबाद में एक हमारा 10 बेडेड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, जिसको NABH एग्रीगेशन है, जहाँ पे CGHS पैनल, CAPF, ECHS पैनल, सारे पैनल है। 10 बेडेड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है और NABH एग्रीगेशन है फरीदाबाद में। वो भी मैं वहाँ पे भी मैं बैठता हूँ, वहाँ पे भी 5 दिन के लिए ड्यूटी और 2 दिन के लिए ओम आयुर्वेदा पंचकर्म सेंटर में मैं बैठता हूँ, बेसिकली जो द्वारका में है। थैंक यू सर। जैसा सर अभी हमारे आदरणीय अनिल जी कह रहे थे कि आपके परिचय में सर्जन का, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल बताएंगे कि आयुर्वेद में सर्जन जो आपका परिचय में आ रहा था। हाँ, पहले अगर हम आयुर्वेद में बात करें, पहले स्पेशली सर्जरी का एक डिपार्टमेंट सुश्रुत जी ने शुरू किया, जो कि पाइल्स, फिस्टुला, फिशर आई की सर्जरी है, गले की सर्जरी है, ENT है। अगर हम देखें तो सुश्रुत जी ने पहले सर्जन, अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट सर्जन अगर देखें, सुश्रुत, वैसे सुश्रुत जो है पहले सर्जन रहे, जो आयुर्वेद के पहले सर्जन कहे गए हैं। और आयुर्वेद चिकित्सा के अंदर अगर पहला चिकित्सा में जो स्थान दिया गया है वो चरक को दिया गया है। तो आयुर्वेद सर्जन जो है वो सुश्रुत है, और चिकित्सा स्थान में चरक जो है वो आयुर्वेद के मेन मेडिसिन के मेन जनक है। और वही पद्धति, वही सुश्रुत द्वारा दी हुई ज्ञान, उन्हीं को हम आगे बढ़ा रहे हैं। वही आयुर्वेद सर्जन कहलाते हैं और वही आयुर्वेद को आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू।
थैंक यू। मेरे ख्याल से किसी का कोई क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोगों के वीडियो भी ऑफ है। और तो मैं थैंक यू वेरी मच आपका जुड़ने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि अगर मैंने कुछ आपको सही नहीं, आपने जानकारी दी काफी है या अगर अच्छी मेरी जानकारी गलती थी। है तो हाँ, आशा कोई करता किसी हूँ का और कोई आपकी क्वेश्चन जानकारी है? और आपको। हाँ कोई क्वेश्चन किसी का? डॉक्टर साहब, ये इसका तो मतलब ये हुआ ना कि आयुर्वेद के जितने भी हॉस्पिटल हैं उसमें इसका ट्रीटमेंट माकूल होता है, बढ़िया हाँ होता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके। आप अगर हम दिल्ली में बात करें, आयुर्वेद का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, सरता विहार हाँ में भी। वहाँ करा सकते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट सरता विहार ओके। नजफगढ़ में आप, है। आप नंबर चौधरी शेयर चौधरी करें। ब्रह्म प्रकाश चौधरी ब्रह्म प्रकाश है नजफगढ़ के अंदर, वहाँ आप करा सकते हैं। प्राइवेट में अगर बात करें तो मैं द्वारका में देखता हूँ, तो आप मेरे पास भी आ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। चलिए, दैट्स गुड। थैंक यू वेरी मच सर। जी सीमा जी, सर अभी टाइम है तो थोड़ा सा, तो ये मैं जी सर, एक हाँ दो बिल्कुल क्वेश्चन आप और ले लूँ। बताएं। हाँ बताएं सीमा किसी जी। भी क्वेश्चन। हाँ सीमा जी जुड़ी डॉक्टर हुई साहब, है। सीमा जी, आपका आयुर्वेदा का कोई कोर्स क्वेश्चन भी है? तो होता है। हाँ? सुन नहीं पाए सर, क्या कह रहे हैं आप? आयुर्वेदा का कोर्स भी तो होता है ना, कुछ डिप्लोमा वगैरह कराते हैं आप? आय- आयुर्वेदा का जो मेन कोर्स है बीएमएस होता है, जो 4.5 साल का होता है, जिसमें नीट बीएमएस। के थ्रू हम एग्जाम देते हैं। हाँ, नीट के थ्रू हम एग्जाम देते हैं। एग्जाम देने के बाद हमारा सिलेक्शन होता है, तो उसमें हमारे पास ऑप्शन होते हैं, एमएमबीएस कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं, या बीएमएस कर सकते हैं। तो अगर आयुर्वेद में जाना है तो हमें बीएमएस चुनना पड़ता है, और अब बीएमएस करते हैं हम लोग। और उसके अंदर आगे एमडी भी कर सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं, और भी रिसर्च में जा सकते हैं आप। तो बहुत ऑप्शन है। और गवर्नमेंट अभी और भी आयुर्वेद को बढ़ावा दे रही है, साथ में बहुत सारी सर्जरीज को भी ऐड कर रही है, कि उनको सर्जरी भी ऐड करें आयुर्वेद में। तो इमरजेंसी के लिए आप एलोपैथी यूज कर सकते जी, थैंक यू। दीपक जी, हैं। औपचारिक धन्यवाद देते हुए अब समापन की तरफ लेके आए। मेरे जी, क्वेश्चन हुए हैं और हमारे बहुत सारे योग साधक तरीके से आपने बताए हाँ। हैं। बहुत आसान शब्दों में सभी के क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, तो सभी को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब और दीपक जी थैंक यू वेरी मच मैम। अगर किसी को आ, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, तो प्लीज मेरा नंबर नोट कर लीजिए, एट जी। सेवन डबल जीरो थ्री सेवन डबल टू नाइन टू इस दोबारा नंबर पे आप कॉल करके डिस्कशन कर जी सकते नंबर दोबारा मैं शेयर कर दूंगा सर। आपने जो बताया था कि कर्नल साहब का जो क्वेश्चन था कि आपको वो मेडिसिन और उसकी डिटेल जानकारी, तो आप उसको थोड़ा हैं। मैं सा सर भेज नंबर दीजिएगा। शेयर कर रहा हूँ, ग्रुप में भी शेयर कर दे रहा जी। हूँ। आप कोई भी प्रॉब्लम रहती है आप डिस्कस करें। कोई हाँ, उसमें मैं पूरी समिति के लिए, या जो भी जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनके फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सेवा में हाजिर हूँ बहुत सर, कोई धन्यवाद दिक्कत सर आपका। और हम आपका नॉलेज और भी इस क्लास में लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा आज हम आपका जो नेटवर्क था उसकी वजह से थोड़ा सा शुरू में थोड़ा दिक्कत हुई, लेकिन बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और भविष्य में भी हम आपके से कुछ इस तरह की चीज़ें शेयर करेंगे। तो अगली बार जब आप जुड़ें तो कभी आप लैपटॉप से यदि जुड़ जाएं तो हमारा जो रिकॉर्डिंग है वो बहुत अच्छे से बन जाती है। तो इस चीज़ के नहीं। लिए हम करेंगे, और अभी हम क्लास को तो नेक्स्ट समापन सेशन करने से में पहले जो जी, बहुत सारी चीजें हैं आयुर्वेद में तो जिसका हम आपसे लाभ लेंगे। कमर हम फिर गर्दन से एक नए सीधी टॉपिक तरह। के साथ दोबारा से मैं जुड़ूंगा हाँ सर। जी। और हम जी जी लैपटॉप में हम डिस्कशन करेंगे, नए टॉपिक के साथ आपके साथ डिस्कशन करेंगे। कोई भी जी। आपकी क्वेरी होगी आप प्लीज, मैं उसका आंसर करूंगा। थैंक यू जी, वेरी मच सर। क्लास को समापन करने से पहले एक शांति पाठ कर लेते हैं। सभी लोग अपना माइक बंद कर लें प्लीज। जी कमर सर। और गर्दन को सीधा करें। एक गहरा लंबा सांस भरें। दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात शांति पाठ। भरें गहरा लंबा सांस। ओ ओम
द्यौ शांति अंतरिक्षे शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति को महसूस करते हुए अपने मन, अपने चारों ओर की प्रकृति जो शांत है, दोनों हाथों को आपस में जोड़े धन्यवाद करें उस परम पिता परमात्मा का। धन्यवाद आप सभी आत्माओं का भी जो इस पटल पर जुड़े हुए हैं। घर्षण करें, तेजी के साथ घर्षण करें और उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए जो आज पहली बार जुड़े हैं उनको बता दूं कि हमारी ये जो क्लास है वो 5:30 बजे से 7 बजे तक रेगुलर चलती है और संडे को हम डॉक्टर्स का लेक्चर रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यदि किसी को जुड़ना हो हमारे साथ तो आप कांटेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू शिव सर, आपके माध्यम से हम डॉक्टर साहब से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सभी का दिन शुभ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव ए गुड डे, बाय बाय, कल मिलते हैं। ओम जी ओम, जय श्री राम। रिकॉर्डिंग स्टॉप। जय श्री राम। रिकॉर्डिंग। जय श्री राम। शिव कुमार जी तो दिख ही नहीं रहे। मुझे तो दिख रहे हैं।